त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुक है इकोनॉमिक्स में, उसका टॉपिक है। तो पूरा जो लेसन बनता है इसका, वह है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, संरचना और विशेषताएं। तो पहला जो हमारा पार्ट था जिसको कि मैं पढ़ा चुका हूं, वह था भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। और यहां पर हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, या जिसे हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की बनावट। अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात जो पहले भारत है, उसकी बनावट कैसी है। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है, वह देश में जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनसे मिलकर उस देश की अर्थव्यवस्था की संरचना या बनावट तैयार होती है। जैसे मनुष्य की जो बनावट है, शारीरिक संरचना है, वो विभिन्न अंगों से मिलकर बनती है। तो जिस प्रकार से शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनता है और तब जाके वो पूर्ण शरीर बनता है, तो इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, विभिन्न अंगों से मिलकर बनती है। तो जितनी भी चीजें अभी हम इसमें पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो इस टॉपिक को हम आगे शुरू करें, आपको पढ़ाना शुरू करें, तो इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन का बटन है, ऑल नोटिफिकेशन, को भी प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ये सारी चीजें मुफ्त में मिलती हैं, फ्री की हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि स्ट्रक्चर से, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, तो बनावट कैसी है। तो सबसे पहले जो हेडिंग मेरी लिखी हुई है, 6 हेडिंगों के अंतर्गत हम पूरे भारत की संरचना को आसान से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना है। भौगोलिक संरचना पहली हेडिंग है, कि भारत भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार का देश है। अभी इसको समझने की हम आसान भाषा में कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में पड़ता है, जिसे दक्षिण एशिया कहते हैं। अब बात आती है कि गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध क्या हुआ। तो यहाँ पर ये वाला जो सर्किल खींच रखा है, ये हमारे ग्लोब को दिखाता है। ये पृथ्वी का नमूना है। तो ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब के बीच से जो लाइन जाती है, ठीक है, खींची जाती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी का नाम अगला है विषुवत रेखा। और यदि इसको अंकों में कहेंगे तो ये क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश। तो यह जो रेखा है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। पृथ्वी के बीचों बीच से इस रेखा को गुजारा गया है। मतलब ये जो रेखा है, आप बोलेंगे कि दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है जी। तो विषुवत रेखा के उत्तर में, अर्थात ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा के दक्षिण में पूरा हिस्सा जो आता है, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा देश किस गोलार्ध में स्थित है? इस गोलार्ध में, अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर वाला पूरा जो एरिया है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसी उत्तरी गोलार्ध में एशिया पड़ता है और एशिया के दक्षिण भाग में भारत स्थित है। अब आता है अक्षांशीय विस्तार। जब लोकेशन देखी जाती है मैप पर, चाहे वो हम क्या करें, मोबाइल पर जीपीएस के माध्यम से देखें, ठीक है, गूगल मैप, तो वह अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को दिखाता है अकॉर्डिंग टू द ग्लोब मैप के अनुसार। तो जो भारत का अक्षांश विस्तार है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। देखो 8 है, ऊपर डिग्री लगाना है, 4 है, ये डैश कर रखा है, तो ये मिनट का चिन्ह है। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये तो आपको याद करना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है। और ये तो अक्षांश हो गया। अक्षांश रेखाएं कैसे होती है ग्लोब पे? ऐसी पड़ी होती हैं, ये वाली, इस प्रकार की, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये तो अक्षांश की बात कर दी हमने। अब आप देशांतरीय विस्तार देखिए भारत का, कहां से कहां तक है? 68 डिग्री, ये डिग्री का चिन्ह है अंश का, और ये 7 डैश लगा दिया तो मिनट को बतलाता है डैश लगाने से, ठीक है जी। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की पोजीशन पड़ती है। भारत स्थित है, तब किस प्रकार से लिखेंगे, आप लिखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है। अक्षांश दृष्टि से भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार से आप लिखेंगे या आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है, अर्थात देखिए इस ग्लोब पर 3 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है भूमध्य रेखा, इससे ऊपर चली जाती है एक रेखा। ये होती है 23.1/2 डिग्री की रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और इसी के ठीक नीचे जाती है एक रेखा, उसे कहते हैं मकर रेखा। तो जो इस 23.5 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है, उत्तरी गोलार्ध की बोला हमने, ठीक है। कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री एन लिखा है, नॉर्थ, ये है अंकों में और इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है जी। जैसे हमने भारत का आधा मैप बना रखा दक्षिण भारत का, इसके बीच से ये गुजरती है, यहाँ पे ग्लोब पे जहाँ पे भारत की लोकेशन आएगी। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि जो पूरा इंडिया है, या मैंने आधा इंडिया बना रखा, तो पूरा जो हमारा भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो याद करना है। उसके बाद जो हमने बात की थी कि स्थल सीमा की लंबाई, अर्थात स्थल सीमा की लंबाई का अर्थ है कि जैसे हमारी ये सीमा है, ठीक है जी, तो ये स्थल वाली सीमा हमारी ऊपर की तरफ है, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और जो ये हमारे पास अगली सीमा है, क्योंकि भारत समुद्र से भी घिरा हुआ है तीनों ओर से, तो समुद्री सीमा यहाँ पर दिखाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र है, यहाँ पर जो सागर है वो अरब सागर है, ठीक है। इस हिस्से में यहाँ पर नीचे हिंद महासागर पड़ता है पूरा, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से भारत देखिए तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत की जो ये बाउंड्री लगती है ये वाली, ठीक है जी, और इधर कुछ द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन सबको मिलाकर समुद्री सीमा की जो लंबाई है वह है 7,516.6 किलोमीटर। ये किलोमीटर में इस प्रकार से समुद्र से लगा हुआ हिस्सा भारत का है। तो हमने जो पहला वाला जो वीडियो था उसको हमने यहाँ पर 75 की जगह 76 कर दिया था, 75 की जगह 75 की जगह वो 76 हो गया था, हमने 100 बढ़ा दिया था, तो वो एक त्रुटि हो गई थी। तो सही जो पढ़ा जाएगा ये वाला है कि 7,516.6 किलोमीटर। ओके, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये समुद्री सीमा हमारे देश की लग गई, जैसे हमने कहा कि समुद्र इस प्रकार से, सीमा इस प्रकार से, कुल मिलाकर आपको याद करने वाली चीजें हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि किस गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, क्षेत्रफल, स्थल सीमा, समुद्री सीमा, ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। अब जो भारत अपना देश है, तो इस देश की जो भौगोलिक बनावट है वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि यदि हम देखें तो भौगोलिक बनावट की दृष्टि से सबसे उत्तर में जो भारत का हिस्सा पड़ता है उसे कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कुछ पर्वत ऐसे हैं कि जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। ओके, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक का हिस्सा पूरा कवर होता है। ओके, इसी प्रकार से अगला जैसे हिमालय से नीचे उतरते हैं तो मैदान शुरू होता है, तो उसे कहते हैं उत्तरी मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आगे चलकर बिहार, असम तक का हिस्सा चला जाता है। तो देखो सबसे ऊपर है पहाड़, पहाड़ से नीचे उतरे मैदान, ठीक है, मैदान से नीचे की ओर चले हम तो दक्षिण का पठार मिलता है, ठीक है, पठारी भाग मिलता है। प्रत्येक भौगोलिक संरचना की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उसके बाद दक्षिण का पठार हमारा लग गया, और थार का मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। तो इस प्रकार से देखें, भारत की भौगोलिक संरचना को देखें तो मतलब जमीन एक जैसी नहीं है, जमीन अलग अलग प्रकार की है। एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पूरा पहाड़ी प्रदेश है जहाँ हिमालय स्थित है। उत्तर का मैदान है जहाँ बिल्कुल समतल मैदानी मैदान देखने को मिलते हैं। दक्षिण का पठारी भाग है कि जहाँ पठार ही पठार देखने को मिलते हैं। समुद्र तटीय मैदान है और थार का डेजर्ट। तो इस प्रकार से देखें, भारत की जो भौगोलिक बनावट है वो एक जैसी नहीं है, जो भारत को विविधता देने का काम
करती है। तो आप इसको भी लिखेंगे। अगली बात आती है कि भारत जो है, यहाँ पे मैं भारत का ही हमारा आधा मैप बना रखा है। तो मैंने कहा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, यहाँ पे अरब सागर पड़ता है और पूरा यहाँ हिंद महासागर पड़ता है। तो जो हिंद महासागर है, ये दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है और जिसका नाम किसी देश के नाम पर आता है और वह हिंदुस्तान के नाम पे आता है। तो इसको भी आपने क्या करना है, याद रखना है कि हिंद महासागर हो गया, ठीक है जी, कहाँ, साउथ में, ठीक है जी। बंगाल की खाड़ी ये वाला हिस्सा है, दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, और अरब सागर ये वाला हिस्सा। तो इस प्रकार से ये भारत जो है भौगोलिक संरचना के रूप में इस प्रकार से जाना जाता है। अब देखो, इस प्रकार की जो भौगोलिक संरचना होती है, इन चीजों का देश के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इफ यदि भारत क्या होता, समुद्र से नहीं घिरा होता तो भारत को बड़ा नुकसान होने वाला था। जो पोजीशन अभी हमारे इंडिया की है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? यदि हमारा देश नेपाल की तरह होता, चारों तरफ से बंद होता, ठीक है, समुद्र से जाने का रास्ता नहीं, ठीक है, ऊपर से यदि जहाज भी लेकर जाना है तो दूसरे देश के ऊपर से ले जाना है। तो यदि कोई देश इस प्रकार का है कि जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ठीक है, अफ्रीका के जो अंदर के देश हैं, तो उन देशों का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि जो समुद्र है वो यातायात की सुविधा प्रदान करता है। तो अधिकांश जो व्यापार होता है दुनिया का, और दुनिया के जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं। क्योंकि भारत के जितने भी बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, जिधर विशाखापट्टनम है, चाहे चेन्नई है, ठीक है, कोलकाता है, ये सारे के सारे क्या है, समुद्र से लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि देश के विकास में सहायक होती हैं। और इसी के साथ ही जैसे हमने कहा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो इसकी अलग विशेषता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है क्या करती हैं, साल भर जल प्रदान करती रहती हैं। इस प्रकार से मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं। पठारी भाग में क्या होती है, कपास की खेती बड़े स्तर पर होती है। इसी प्रकार से समुद्र तटीय मैदान कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे समुद्र के किनारे, ठीक है जी। ये जंगल में नहीं मिलने वाले हैं, उत्तराखंड में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ मिलेंगे। थार का मरुस्थल आपको यहाँ राजस्थान, गुजरात में देखने को मिलेगा, जहाँ रेती रेत है। इस प्रकार से भारत की भौगोलिक बनावट है। तो अच्छा खासा क्षेत्रफल भारत के पास है विकास करने के लिए, ठीक है जी। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और क्लाइमेट भी अच्छी है। सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा भौगोलिक संरचना की। तो बात हमने कर दी कि भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी ऐसी है, ओके। दूसरा है मानवीय संसाधन, कि भारत में मानवीय संसाधन का अर्थ है कि देश के निवासी, अर्थात देश में रहने वाले जो लोग हैं, किसी भी देश में, हम भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भारत के अंदर जो निवास करते हैं लोग यहाँ के, वो कहलाता है मानवीय संसाधन, ठीक है जी। तो भारत जो है दुनिया का पहला देश है कि जिसमें कि सबसे अधिक आबादी रहती है। दुनिया में हमारा जो नंबर है वह पहला नंबर पड़ता है, और अनुमानित जो जनसंख्या है वर्तमान में भारत की वह 144 करोड़ है। 2024 में इतनी हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है, जो कि यदि हम इसको परसेंटेज में निकालें, ठीक है, 144 करोड़ है तो 17.7% या प्रतिशत में यह निकलता है। इतनी जो पॉपुलेशन है दुनिया की भारत में निवास करती है परसेंटेज में, ठीक है जी। और ये हमारा 144 करोड़ था, 1 अरब 44 करोड़, वो हमारा डिजिट में आ गया। इसी में क्या होता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा, अर्थात हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नौजवान हैं, ठीक है, जवान लोगों की संख्या दुनिया में वह भारत में है। इसलिए इसको युवा भारत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की यदि हम बात करें कि गांव में कितने लोग रहते हैं, ठीक है जी, और शहरों में कितने रहते हैं, तो ग्रामीण भारत में अभी भी हम देखें सेंसस 2011 का पर नजर डाले जनगणना के आंकड़ों पे, तो अभी भी 68.84% जो हमारी जनसंख्या है वो गांव में रहती है। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 68 इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती है। और नगरों में मात्र, शहरों में 31.16% ही जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। अब इसी में हम देखें मानव संसाधन में कि लिंग अनुपात, अर्थात महिलाएं और जो पुरुष हैं इनके बीच कितना कितना अंतर है, ये बराबर है। तो इस मामले में क्या है कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार यदि 1000 पुरुषों को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है जी, सबको एक जगह पुरुषों को खड़ा कर दिया जाए, तो इसी प्रकार से 943 महिलाएं आती हैं 1000 आदमियों पे, 943। फिर दूसरा बगल में 1000 कर दीजिए तो वहां 943। तो प्रत्येक क्या हो रहा है,
इसका इसका जो डिफरेंस है 57 महिलाएं 1000 पुरुषों पर कम है। तो लिंग अनुपात याद रखना है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं भारत में हैं, जो कि विषम लिंग अनुपात को दिखलाता है। सम लिंग अनुपात का मीनिंग होता है कि स्त्री और पुरुष, जैसे यहाँ पे 1000 था, यहाँ पर 1000 होना चाहिए। ये पढ़ने का तरीका बनाया गया है। शिक्षा, हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? 73% है। ये डेटा पुराना है, तो 73% जो लोग हैं, इतने हमारे पास पढ़े लिखे हैं। ये मानवीय संसाधन है। यदि हम उम्र पर नजर डालें, उम्र पर कि 0 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु वर्ग, ठीक है, 3 आयु वर्ग हमारे पास रहते हैं, 0 से लेकर 15 वर्ष तक, 15 वर्ष से लेकर 59 ईयर्स तक। 60 वर्ष में तो आदमी सरकारी जॉब से रिटायर भी हो जाता है, अर्थात वो काम करने लायक नहीं माना जाता है। और तीसरा जो हमारा आता है एज ग्रुप, वो आता है 60 वर्ष से अधिक, अर्थात इसमें बूढ़े लोग आते हैं। तो भारत में कार्यशील जो जनसंख्या जो काम करती है भाई, ठीक है, विभिन्न उद्योग धंधों में, व्यवसाय में लगी है, वो 15 से लेकर 59 ईयर के बीच में आती है। तो इसको याद रखना है। अगला है कार्यशील जनसंख्या, कि जो कार्यशील जनसंख्या का अर्थ है कि जो जनसंख्या विभिन्न कार्यों में लगी हुई, पैसा कमा रही है, विभिन्न धंधों में लगी हुई है, ठीक है, चाहे वो सरकारी जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है। तो कार्यशील जनसंख्या का यदि हम परसेंटेज देखें, तो प्राथमिक क्षेत्र में अभी हमारे जो लोग लगे हुए काम धंधों में, ठीक है, कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इस प्रकार से वो है 45.8%। ठीक है जी, ये है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं? 21.8%। और तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा का क्षेत्र है, 32.4% लोग इस प्रकार से लगे हुए हैं कार्यशील जनसंख्या का। तो आप देखिए, जनसंख्या का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगा, अर्थात एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, और वह है 45.8%। ठीक है जी। तो इस प्रकार से देखिए, लेकिन जीडीपी की दृष्टि से देखेंगे, ये तो अलग चीज है, ठीक है, कि इसमें कितने कितने लगे हैं। लेकिन जीडीपी में, अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कितना योगदान है? योगदान देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का ठीक इसके सामने लिखा हुआ है 18 से 20% है, जबकि जनसंख्या कितनी है? इतने परसेंटेज लगी हुई है। ठीक है, तो अधिकांश जनसंख्या ज्यादा लगी हुई है, लेकिन पैसा कम कमाती है। 18 से 20% जीडीपी में इसका योगदान है। द्वितीय क्षेत्र में देखिए, यहाँ क्या था? कार्यशील जनसंख्या कितनी लगी हुई है? 21.8%, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान 25 से लेकर 27% है, बढ़ गया है। और तृतीय क्षेत्र में जहां 32.4% लोग लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में, अर्थात वो कमाते सबसे ज्यादा है, 53 से 55%। तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, वो है 53 से लेकर 55% के बीच या परसेंटेज के बीच। इस प्रकार से ये आ गया हमारा मानवीय संसाधन। ठीक है जी, तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में मानवीय संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जिस देश में क्या होता है, मानव संसाधन जितना कुशल होता है, ठीक है, जितना पढ़ा लिखा होता है, जितना एक्सपर्ट होता है, वो देश उतना ही ज्यादा क्या करता है? विकास करता है। तो जनसंख्या के मामले में हमारा जो देश है, अच्छा खासा जनसंख्या से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, युवा भारत भी है, काम करने के लिए लोग क्या है? पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। तीसरा नजर डालते हैं प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ा योगदान रखते हैं। रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, इसलिए वो ज्यादा विकास कर रहे हैं। लेकिन भारत भी जो है प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक धनी देश है। हमारे देश में क्योंकि अच्छा खासा क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधन, अब वो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हमारा देश एक धनी देश है, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक या नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में उपलब्ध है। तो पहला देखते हैं कि भू संसाधन। ठीक है, भू मीन्स होता पृथ्वी, ठीक है, या जमीन या लैंड के नाम से इसको जानते हैं। तो जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है। और जो भूमि है, भू संसाधन, यह क्या है? मनुष्य हो, चाहे वह कोई भी प्राणी हो, पेड़ पौधे हैं, सभी के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यदि भूमि नहीं होगी तो मनुष्य कहाँ रहेगा, पशु कहाँ रहेंगे, कहाँ पेड़ पौधे होंगे? तो सबसे पहले आता है जमीन का नंबर।
किसका नंबर आता है? ज़मीन या भूमि का नंबर आता है कि जो कि एक निवास या आवास जो है वह मनुष्य, प्राणियों और जितने भी पेड़-पौधे उनको प्रदान करता है। तो विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव-जंतु हैं, जो प्रकार मनुष्य हैं, वो सब धरती में रहते हैं। तो इसलिए धरती मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे पहले चाहिए। ओके। तो भू संसाधन में इसी में पड़ते हैं मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के ऊपर विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं और वो हमें भोजन प्रदान करती है। तो इस दृष्टि से भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। तो जो हमें क्या करती है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ दिलाने का काम करते हैं। कौन-कौन सी मिट्टियाँ भारत में देखने को मिलती है? दोमट मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, दोमट मिट्टी, जो कि उत्तर के विशाल मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, राजस्थान हो गया, बिहार का कुछ भाग चला गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल का चला गया, असम का चला गया, यहाँ देखने को मिलती है। ठीक। काली मिट्टी है, दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलती है, कपास इसमें खूब अच्छा पैदा होता है और कपास से क्या बनता है? कपड़े बनते हैं कॉटन के। लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है? तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, वो हमारे देश में देखने को मिलती हैं और जिससे विभिन्न प्रकार की फसलें हमारे देश में पैदा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को बनाने का काम कर रही हैं। तो हमने भू संसाधन ले लिया, किसमें? प्राकृतिक संसाधन में पहला। दूसरा है वन, जंगल बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है? क्योंकि जो वन हैं, ये जो पेड़-पौधे हैं, वो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, वो किनसे मिलती है? पेड़-पौधों से मिलती है, ठीक है? फर्नीचर के लिए लकड़ी कहाँ से चाहिए? वनों से चाहिए। आग जलाने के लिए वनों से चाहिए। तो इस प्रकार से जो जंगल हैं, ठीक है? ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आज क्या हो रहा है, वनों का क्षेत्रफल लगातार घटता चला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, ठीक है जी, बहुत तेज़ी से, क्योंकि पेड़-पौधे क्या करते हैं? पानी को सोखने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं, अर्थात जंगलों का सफाया कर दिया है। जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे, वहाँ आज क्या हो गए हैं? घर बन गए लोगों के, ठीक है? बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, ठीक है? बिल्डिंगों से जितना पानी आ रहा है, ठीक है जी, वो सीधे कहाँ पहुँच रहा है? रोड पे पहुँच रहा है। दिल्ली वर्षा ऋतु में पूरा लबालब भर गया, बम्बई लबालब भर गया, ठीक है? जहाँ रोड थी, ठीक है जी, रोड में क्या चलानी पड़ती? नाव से जाना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो जंगलों का मानव जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, क्योंकि जंगल हमें हवा तो देते ही हैं, ठीक है? इसके अलावा बहुत कुछ देने वाले हैं। तो हमारे देश में देखते हैं कि वन कितने हैं? तो हमारे देश में जो वन है, जंगल हैं, ठीक है? जिसमें पेड़-पौधे हैं, उ उनका क्षेत्रफल है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में वन पाए जाते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से इतने भाग पर हमारे वन हैं, 7,13,000 इतने पर। परसेंटेज में निकालें तो ये आता है 21.71, ठीक है? 21.71% पर ही वन है, मात्र 21.71% भाग पर ही वन है। और ये रिपोर्ट कब की है? ये रिपोर्ट है आपकी 2021 की, लेटेस्ट डेटा है, ठीक है? किसका? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का यह रिपोर्ट है, जो ये बतलाता है कि भारत में वनों का जो क्षेत्रफल है वह इतना परसेंटेज है और पूरा यदि हम इसको वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो इतना आने वाला है। अब देखिए अगला, कि हमारे देश में ये तो हमने वन की बात कर दी, लेकिन वन जो हैं पूरे देश में एक समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही जैसे वन वन हो, एक ही प्रकार की लकड़ी मिलती हो। इसमें भी विविधता है, अनेक प्रकार के वन जलवायु के अनुसार मिलते हैं। क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे ज़िक्र किया कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, तो इसकी बनावट अलग है, तो ठीक है। तो यहाँ अलग प्रकार के मिलेंगे, मैदान की अलग है, दक्षिण के पठार की अलग है, समुद्र तटीय की अलग है, ठीक है जी। और थार का जो डेज़र्ट है, उसकी अलग है। तो अलग-अलग जहाँ क्लाइमेट है, उसी प्रकार से जंगल भी मिलते हैं और उसी प्रकार से मिट्टी भी बनती है। तो हम नज़र डालते हैं, पहले देखो 20% हिमालयी क्षेत्र में वन है। टोटल 100% में नज़र डालें, तो 20% जो वनों का क्षेत्र आता है, वो हिमालयी वनों का है, ठीक है जी। जो पहाड़ी भागों में पेड़-पौधे पाए जाते हैं। 20% हिमालयी क्षेत्र में आता है, 75% आता है प्रायद्वीपीय भारत में। देखो 75 जो परसेंट जो जंगल है भारत के, वो प्रायद्वीप भारत में है। कौन है वो प्रायद्वीप भारत? ये वाला हिस्सा है। इस हिस्से में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब इसको प्रायद्वीप भारत आ गया। इसमें कौन आ गए? इस प्रकार से मध्य प्रदेश यहाँ पे आ गया, नीचे से महाराष्ट्र हो गया, ठीक है? नीचे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और नीचे चले जाएँ केरल हो गया। ये कुछ छूट गए हैं तो कोई बात नहीं है, उसको भी आप देख लेंगे। तो हिमालय क्षेत्र में 20% आते हैं, 75% वन हमारे इस प्रायद्वीप भारत में मिलते हैं। कुछ राज्यों के नाम हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है जी।
और 5% जो वन है वो मिलते हैं गंगा के मैदान में, केवल परसेंट, जहाँ जहाँ गंगा बहती है। ठीक है जी, गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, इधर से होती हुई और यहाँ चली जाती है बांग्लादेश में। तो इस गंगा, जहाँ गंगा बहती है, उसने जिस मैदान का निर्माण किया है, ठीक है जी, प्राचीन काल से, वहां पर 5% देखने को वन मिलते हैं। इस प्रकार से भारत में वनों का वितरण है। और जो वन है, हम बात कर चुके हैं कि ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो वनों में क्या क्या होता है इंडिया में, देखते हैं। लकड़ी कौन सी है? साल है, सागौन है, शीशम है, देवदार है, चीड़ है, सेमल है, बांस है। ठीक है जी। तो इस प्रकार की लकड़ियां मुख्य रूप से हमारे जंगलों में देखने को मिलती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लकड़ियां हैं, जो क्या करती हैं? फर्नीचर के काम तो आती हैं, लेकिन इन जंगलों में अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, जिन्हें कहते हैं जड़ी बूटी, वो दवाई बनाने में भी यूज की जाती है, तो वो भी काम आती है। तो लाखों लोग यहाँ क्या करते हैं? काम में लगे हुए हैं। लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है। किसमें किसमें मिलता है? जंगलों की लकड़ी में। ठीक है जी, विभिन्न प्रकार के लोग इसमें लगे हुए हैं। अब देखिए कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति पहले बनी थी 1952 में, आगे चलकर 1988 में उसका संशोधन किया गया और उसमें दोनों में प्रावधान था कि हमारे पास जंगल कितने होने चाहिए? 1/3 टोटल क्षेत्रफल का 1/3 अर्थात 33% जंगल होने चाहिए। लेकिन जंगल तुम्हारे यहाँ पर 21.7% है, 33% पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में संशोधित हुई और उसके बाद, ठीक है, अगस्त 99 में राष्ट्रीय वानिकी योजना चलाई गई, बनाई गई राष्ट्रीय वानिकी योजना कि क्या करना है कि 20 सालों में 1/3 जो क्षेत्र है भारत का वनों से ढकना है, अर्थात 33% वन लाने हैं। ठीक है, 20 सालों की बात की 99 से, तो यहाँ 2024 में तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम कहाँ अटके हुए हैं? 21.71% पर, अर्थात भारत में जंगल भारी मात्रा में काटे गए हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही क्या है? नुकसानदायक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।